हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क का हायरार्की देखेंगे। कौन कौन सी क्लासेस होती हैं कलेक्शंस फ्रेमवर्क में, कौन कौन से इंटरफेसेस होते हैं, कब हमें कौन सी क्लास को यूज़ करना चाहिए, कौन से इंटरफेस को किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए। ये सारा का सारा चीज़ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और फर्दर जितने भी हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर वीडियो बना रहे होंगे वो काइंड ऑफ आज का जो वीडियो है उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन ही होगा। तो अगर आज आप मेरा ये वीडियो हमारे साथ एंड तक देखते हो तो आपको कलेक्शंस फ्रेमवर्क से रिलेटेड जितने भी फंडा है, जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो ओवरव्यू है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो आपका एरेज होता है, जो कि खुद में ही एक कलेक्शंस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं आप एरेज में। तो उस एरेज के कॉन्सेप्ट में क्या क्या उसके लिमिटेशंस थे, उस लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए कलेक्शंस फ्रेमवर्क कैसे आया, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। अगर हम में से जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आप मेरा वो वाला वीडियो देख लो, क्योंकि उससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि कलेक्शन फ्रेमवर्क इनफैक्ट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था। ठीक है नाउ, तो अगर मैं अब हाई लेवल पे बात करूं तो दो चीज़ें हैं आपके पास। अगर आपको ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है तो या तो आप एरेज की तरफ में जा सकते हो, सेकेंड आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क की तरफ या तो आप आ सकते हो। नाउ अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार जब मुझे ऑलरेडी कलेक्शन फ्रेमवर्क काफ़ी सारी चीज़ों में बेटर है, मतलब जो लिमिटेशंस थे आपके एरिया के अंदर उसी को तो सॉल्व करके आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क आया है, तो ऑलरेडी सारे के सारे लिमिटेशंस जो हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर सॉल्व हो चुके हैं, तो मुझे एरे क्यों यूज़ करना चाहिए? क्या हम हमेशा के लिए कलेक्शन फ्रेमवर्क ही नहीं यूज़ कर लें? मतलब कोई सा भी रिक्वायरमेंट हो हम डायरेक्टली कलेक्शन फ्रेमवर्क ही यूज़ करेंगे, एरेस क्यों यूज़ करेंगे? तो देखिए ऐसा नहीं है। आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ में कुछ प्रॉस मिल रहे हैं, बट प्रॉस के साथ में कुछ ना कुछ कॉन्स भी आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो देखिए कलेक्शन फ्रेमवर्क और एरे में सबसे जो बेस्ट होता है एफिशिएंट या परफॉर्मेंस वाइज, वो आपका अभी भी एरे होता है। उसका रीज़न ये है कि एक बार आप जरा इसके बारे में और डीपली सोचो। कलेक्शन फ्रेमवर्क बोलता है कि आप किसी भी ग्रोएबल साइज का आप कलेक्शन ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप स्टोर कर सकते हो। अब इंटरनली कलेक्शन फ्रेमवर्क भी क्या कर रहा होगा, कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा होगा। लेट सपोज ये भी इंटरनली एक एरे ही यूज कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इस कलेक्शन फ्रेमवर्क में कोई ना कोई लॉजिक लिखा होगा कि कैसे हम उस एरे की साइज को ग्रो करें। तो होता क्या है कि लेट सपोज अगर आपको एक कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है तो आपको 10 साइज का एरे कलेक्शन फ्रेमवर्क में बना के उस कलेक्शन फ्रेमवर्क वालों ने दे दिया। अब जैसे जैसे एलिमेंट्स को ऐड करते जाते हो और जैसे ही आपका पूरा जो ऑब्जेक्ट जो आपने 10 साइज का एरे बनाया है, जैसे ही वो पूरा फिल हो जाता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या करता है, बैकग्राउंड में क्या करता है ये कि एक और नया ऑब्जेक्ट बनाता है, एरे बनाता है जिसकी साइज 10+x मतलब कुछ बढ़ के साइज बनाता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा साइज का एक और एरे बनाता है, और जितने भी एलिमेंट्स आपने कॉपी किए थे पुराने वाले एरे में, उस सारे एलिमेंट्स को वो फिर से वहां से उठा करके न्यू वाले एरेज में कॉपी करता है। और कॉपी करने के बाद ये न्यू वाला जो ऑब्जेक्ट उसने बनाया है उसका रेफरेंस वेरिएबल ये पुराने वाले एरेज के ऑब्जेक्ट में क्या करता है, असाइन कर देता है। तो ये जो सारा का सारा काम हुआ है ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम लेगा, राइट। तो इसलिए कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको अच्छा फीचर तो प्रोवाइड करा रहा है, बट अगर आप एरेज के कंपेयर अगर करोगे आप, तो कहीं ना कहीं कलेक्शन फ्रेमवर्क परफॉर्मेंस वाइज एरेज से अच्छा नहीं माना जाता। आपका एरेज बेटर है परफॉर्मेंस वाइज। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि व्हेन वी शुड यूज कलेक्शन एंड व्हेन वी शुड यूज एरेज। ठीक है, तो फंडा बहुत सिंपल है। देखिए अगर आपको लगता है कि आपको अगर साइज पहले से पता है कि कितने साइज का मुझे एरे बनाना है या कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मुझे स्टोर करने हैं, अगर ये आपको प्रोग्राम लिखने के पहले ही आपको क्लियर है, देन आई विल रिकमेंड कि यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एरेज, और आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क यू शुड नॉट यूज। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए देता हूं कि मेरे पास लेट सपोज एक स्ट्रिंग है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, मतलब मैं बोलूँगा कुछ स्ट्रिंग है जिसके अंदर ABCD ही कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको ये बताना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ
कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, अगर आपको ये बताना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आपका ए आया, कितनी बार पी आया, कितनी बार डी आया, कितनी बार ई आया, तो आप देख के तो डायरेक्टली बता पाओगे कि यार डी एक बार आया, ई आपका 2 बार आया, पी आपका 1 बार आया, ए आपका 1 बार आया, सिमिलरली के आपका 1 बार आया, राइट। बट जब इसका आप प्रोग्राम लिखोगे तो कहीं ना कहीं आप कहीं तो स्टोर करोगे, तो आपके पास या तो आप कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ कर लो, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी क्लासेस डिफाइन है, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में, उसमें से किसी एक डेटा स्ट्रक्चर का आप यूज़ कर लो, या सेकेंड ऑप्शन बचता है कि या आप एरेस का यूज़ कर लो। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि आपको सर्च क्या करना है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल ए कितनी बार आया, कितनी बार बी आया, कितनी बार सी आया, तो आपको यही पता करना है। तो आपको पहले से ही पता है कि ABCD में आपके टोटल 26 कैरेक्टर्स होते हैं। तो अगर आप एरे बनाते हो 26 साइज का और उसमें स्टार्टिंग में 0 फिल कर देते हो, और जैसे जैसे आप कैरेक्टर को स्कैन करते जाते हो और लेट सपोज डी आया, तो आप जो डी का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे मतलब ABCD मतलब 0 1 2 3 4 जो भी जिस भी इंडेक्स पे डी पड़ रहा है उस इंडेक्स पे जाकर के आप इंक्रीमेंट करते जाओ, लाइक 0 से 1 2 3 4 ऐसे। तो ये जो सोल्यूशन है इसमें, इस वाले सोल्यूशन में चूंकि आपको पता था कि टोटल जो आपके पास कैरेक्टर्स आ सकते हैं वो टोटल 26 कैरेक्टर ही आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें इस स्ट्रिंग में केवल अल्फाबेटिकल कैरेक्टर ही दिए गए हैं। तो इस टाइप के यूज केस के लिए आप एरेस का यूज कर सकते हो, ना कि आपको कलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही साइज के बारे में कंफर्मेशन है, आपको साइज पहले से ही पता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि अगर आपको साइज पता है तो आप एरेस की तरफ जाओ। ठीक है, कलेक्शन की तरफ जाने का कोई फंडा बनता नहीं है। सेकेंड तरीका एक और मैं बोलूंगा कि लेट सपोज अगर आपको साइज पता है बट आपको लगता है कि बहुत सारा एल्गोरिथम्स है जो आपको यूज करना है, तो दो तरीका है। आप डेफिनेटली अगर साइज पता है तो आप एरे की तरफ जाओ और वो सारा का सारा एल्गोरिथम जो भी आपको लिखना है, लेट सपोज सर्चिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, जो भी चीज़ करनी है उसका एल्गोरिथम लॉजिक आप लिख लो, खुद ही इंप्लीमेंट कर लो एरेस के ऊपर। ठीक है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। बट आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सारे के सारे एल्गोरिथम नहीं लिखना चाहता हूँ, जो भी आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क में एल्गोरिथम पहले से ही दिया गया उसी एल्गोरिथम्स को मैं बस केवल यूज़ करना चाहता हूँ, तो समहाउ आप कलेक्शन फ्रेमवर्क की तरफ भी जा सकते हो। बट बेस्ट तरीका ये होगा कि अगर आपको साइज पहले से पता है तो आप एरेस की तरफ में जाओ। अगर आपको साइज पता नहीं है देन यू शुड चूज एनी डेटा स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर हो गया कि कब आपको एरियाज की तरफ जाना है, कब आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क की तरफ जाना है। ठीक है, अब हम थोड़ा और डीपली समझते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क को। सो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जब भी हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एज अ सिंगल एंटिटी हमें रिप्रेजेंट करना होता है, वी शुड गो फॉर कलेक्शंस, राइट। कलेक्शंस फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहिए। नाउ अब जो कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो हायरार्की होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो हायरार्की होता है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, अगर मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में एक बार फिर से बोलूं तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है? आपका ग्रुप ऑफ क्लासेस और ग्रुप ऑफ इंटरफेस का ही कलेक्शंस होता है। सो कलेक्शन फ्रेमवर्क इज नथिंग बट कलेक्शंस ऑफ क्लासेस एंड कलेक्शंस ऑफ इंटरफेसेस, दैट्स इट। ठीक है, अब ये जितने भी क्लासेस, ग्रुप ऑफ क्लासेस या इंटरफेसेस हैं, या बोले तो कलेक्शंस ऑफ क्लासेस या इंटरफेसेस हैं, ये सारे के सारे क्लासेस और इंटरफेसेस आपके java.util पैकेज के अंदर डिफाइंड है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए, अब आपको अगर मैं बहुत टॉप लेवल से बताऊं तो जो आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका कलेक्शन इंटरफेस, सेकंड आपका मैप इंटरफेस। तो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले आपको ये सोचना है, अगर आपको सिंगल वैल्यूज स्टोर करनी है, मतलब ग्रुप ऑफ सिंगल वैल्यूज को अगर आपको स्टोर करना है, देन यू शुड गो लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बोले तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको जो ऑब्जेक्ट्स है वो की एंड वैल्यूज के रूप में अगर स्टोर कराने हैं तो फिर आपको राइट साइड मतलब बोले तो मैप इंटरफेस की तरफ जाना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। अगर आपको सिंगल वैल्यू एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर कराने हैं देन यू शुड गो फॉर अ कलेक्शन साइड, कलेक्शन इंटरफेस साइड। अगर आपको की वैल्यूज पेयर में अगर आपको ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना है देन यू शुड गो फॉर अ मैप साइड, मैप इंटरफेस साइड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड में ये वाला जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें जितने भी ब्लू कलर्स में दिख रहे हैं वो आपके इंटरफेसेस हैं, और जितने भी आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो आपके क्लासेस हैं। ठीक है, और जितने भी डॉटेड लाइंस हैं वो इंप्लीमेंट्स कर रही हैं अपने ऊपर वाले इंटरफेस को। ठीक है,
और जितने भी आपको विदाउट डॉटेड वाली लाइन दिख रही है वो आपका एक्सटेंड कर रही है, एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, या एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। सिमिलरली आपका इधर है, ठीक है। चलिए तो अब हम लेफ्ट साइड वाला थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ये जो कलेक्शन इंटरफेस है, इस कलेक्शन इंटरफेस में जो सबसे रूट लेवल का जो इंटरफेस है वो आपका इटरेबल है। इटरेबल बोले तो इस इटरेबल इंटरफेस में बेसिकली ये बताया गया है कि जो भी आपका इस कलेक्शन इंटरफेस का यूज करके जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, अब जो भी डेटा स्ट्रक्चर का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, राइट, उसमें उस डेटा स्ट्रक्चर को कैसे आपको इटरेट करना है, वो उसके लिए आपका जो मेथड्स है वो आपका इटरेबल वाले में बताया गया है, इटरेबल इंटरफेस के अंदर। अब नाउ जो आपका रूट इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन इंटरफेस, राइट, बट अगेन कलेक्शन इंटरफेस आपका इटरेबल इंटरफेस को ही क्या करता है, आपका एक्सटेंड करता है, राइट। तो इस कलेक्शन इंटरफेस के अंदर कुछ सेट ऑफ मेथड्स को बताया गया है जो कि आपका कॉमन होगा हर एक फर्दर इंटरफेसेस या हर एक फर्दर क्लासेस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने ये पढ़ा था कि कैसे आप स्टैंडर्ड मेथड फॉर ग्रुपिंग जावा ऑब्जेक्ट्स जो आपने देखा था, जैसे वेक्टर देखा था, हैश टेबल देखा था, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें यही तो प्रॉब्लम थी कि सारे के सारे क्लासेस एक दूसरे से लिंक नहीं थे, जिसकी वजह से हर एक काम के लिए हर एक क्लासेस अपना खुद का डिफरेंट मेथड उन्होंने डिफाइन कर रखा था। अब इस वाले स्ट्रक्चर में मतलब इंटरफेस और क्लासेस का जो इम्प्लीमेंटेशन अपनाया गया है, इसमें उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया है, ठीक है। जैसे ये जो कलेक्शन इंटरफेस है, इसमें फॉर एग्जांपल कैसे एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो वो यहाँ पे एक मेथड को डिफाइन किया गया है कि जो मेथड का नेम होगा वो फॉर एग्जांपल ऐड होगा, राइट। अब ऐड मेथड का नेम होगा, मतलब इस कलेक्शन इंटरफेस को जितने भी इंटरफेस या जितने भी क्लास आपके एक्सटेंड या इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, सारे के सारे क्लासेस में आपका अगर किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो आपको ऐड मेथड ही कॉल करना है, राइट। तो इसलिए बेसिकली ये जो इस कलेक्शन इंटरफेस में कुछ सेट ऑफ मेथड्स को डिफाइन किया गया है जो कि कॉमन है फर्दर बाकी के जो भी चाइल्ड इंटरफेस या चाइल्ड आपके क्लासेस हैं उसके लिए, ठीक है। इतना समझ में आया। तो कलेक्शन आपका कह सकते हैं टॉप लेवल का एक इंटरफेस है हमारे कलेक्शन इंटरफेस के लिए। हालांकि उससे भी ऊपर का आपका जो इंटरफेस है इटरेबल इंटरफेस है, बट अभी के लिए आप कलेक्शन को एज अ टॉप लेवल मान सकते हो। नाउ कलेक्शन से 3 इंटरफेस और जाकर के कटते हैं बेसिकली। एक आपका लिस्ट इंटरफेस, सेकंड आपका क्यू इंटरफेस, थर्ड आपका सेट इंटरफेस। सो फर्दर बेसिकली लिस्ट इंटरफेस को ये सारे के सारे क्लासेस क्या करते हैं, आपके इंप्लीमेंट्स करते हैं। जैसे एरे लिस्ट हो गया, आपका लिंक लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, स्टैक हो गया। तो आपको अल्टीमेटली आपको करना यही है कि जितने भी आपको ग्रीन बॉक्सेस दिख रहे हैं इधर, या जितने भी आपको पिंक बॉक्सेस दिख रहे हैं राइट साइड में, उसी में से किसी एक का आपको ऑब्जेक्ट बना के अपने डेटा को स्टोर करना है। आपको बस आपके लिए बस क्वेश्चन अब ये रह जाएगा कि कौन सा बॉक्स आपके यूज केस के हिसाब से सूटेबल बैठता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में है। आपका एक इंटरफेस आपका लिस्ट इंटरफेस है, ठीक है। सिमिलरली आपका एक दूसरा इंटरफेस है क्यू इंटरफेस, सिमिलरली आपका एक तीसरा इंटरफेस है सेट इंटरफेस, ठीक है। अब सिमिलरली सेट इंटरफेस को कुछ क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे हैश सेट, लिंक हैश सेट, ठीक है। अब इसमें इनको समझ में आया कि यार नहीं, हमें तो डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में भी रखना चाहिए, तो उन्होंने सेट इंटरफेस को ही एक्सटेंड करके एक और इंटरफेस बना दिया सॉर्टेड सेट, जो कि अगेन इंटरफेस है, और उसका कुछ इंप्लीमेंटेशन दे दिया लाइक ट्री सेट, या फर्दर में भी कल को और भी बढ़ जाए, राइट। बट अभी के हिसाब से यही है आपका मेन क्लासेस और इंटरफेसेस। सिमिलरली आपका क्यू एक आपका तीसरा आपका इंटरफेस है जो कि कलेक्शन इंटरफेस को ही क्या करता है, एक्सटेंड करता है। अब कलेक्शन इंटरफेस को क्यू इंटरफेस क्या करता है, एक्सटेंड करता है। और क्यू के जो इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हैं, जैसे एक तो आपका प्रायोरिटी क्यू हो गया, सिमिलरली आपका एक दूसरा एरे क्यू हो गया, जो कि एरे क्यू क्या करता है, आपका एक और डी क्यू इंटरफेस है जो कि क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, सॉरी एक्सटेंड कर रहा है, उसका इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या? अगेन अगर मैं फिर से रिवाइज कराऊं तो कलेक्शंस के 3 इंटरफेसेस हैं, 3 चाइल्ड इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस, सेट इंटरफेस, ठीक है। कब लिस्ट की तरफ जाना चाहिए, कब क्यू की तरफ जाना चाहिए, कब सेट की तरफ जाना चाहिए, उसको मैं अभी बताता हूं, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको सिंगल वैल्यू को एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो फिर आपको डेफिनेटली लेफ्ट साइड आना चाहिए, बोले तो कलेक्शन इंटरफेस साइड में आना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको की वैल्यू पेयर स्टोर करनी है तो आपको राइट साइड मतलब मैप इंटरफेस की तरफ जाना चाहिए।
नाउ आपको तो पता है कि सिंगल वैल्यू को ही स्टोर करना है, मतलब कलेक्शन इंटरफेस की तरफ ही आना है। अब इस कलेक्शन इंटरफेस में किस इंटरफेस की तरफ जाना चाहिए, मतलब लिस्ट की तरफ जाना चाहिए, क्यू की तरफ जाना चाहिए, सेट की तरफ जाना चाहिए। मतलब बेसिकली लिस्ट जब भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब लिस्ट का तो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे नहीं, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे किसी ना किसी क्लास का बनाओगे। मतलब इस लिस्ट इंटरफेस को जो भी इंप्लीमेंट कर रहा होगा, लाइक एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, तो इन क्लासेस का ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो कहने का मतलब किस रिक्वायरमेंट के लिए आपको लिस्ट इंटरफेस की तरफ जाना चाहिए, किस रिक्वायरमेंट के लिए क्यू इंटरफेस की तरफ, किसके लिए आपको ट्री की सेट की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको जो वैल्यूज हैं, अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करना है और आप ये भी चाहते हो कि जो आपका इंसर्शन ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहे, तो फिर आपको लिस्ट की तरफ जाना चाहिए, लिस्ट इंटरफेस की तरफ। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करना है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जो भी मेरा इंसर्शन ऑर्डर है वो कैसे भी हो, तो फिर आप उस केस में आप सेट इंटरफेस की तरफ जा सकते हो। अगर आप फर्दर फिर चाहते हो कि नहीं यार मुझे डुप्लीकेट तो नहीं चाहिए, बट मुझे चाहिए कि जो भी मैं ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहा हूँ वो किसी सॉर्टिंग ऑर्डर के हिसाब से स्टोर हो, तो फिर आप बेसिकली सॉर्टेड सेट, जो कि आपका सेट इंटरफेस का ही एक आपका एक्सटेंड वर्जन है, उसकी तरफ, उस इंटरफेस की तरफ आप जा सकते हो। या थर्ड आपका होता है कि अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, जैसे आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू मतलब बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, जो पहले इंटर किया है वही पहले जाएगा। तो अगर आपका इस टाइप का कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आई विल रिकमेंड कि आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर या क्यू इंटरफेस की तरफ में जा सकते हो। क्यू इंटरफेस मतलब जो भी क्यू का जितने भी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस होंगी, उस क्लास का आप किसी एक क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है। अब इस फर्दर क्लासेस को हम और अच्छी तरीके से देखेंगे, बट ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा कलेक्शन इंटरफेस की तरफ, राइट। अब हम चलते हैं मैप इंटरफेस की तरफ। तो देखिए बहुत ही सिंपल था। अगर आपको ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ की वैल्यू पेयर स्टोर कराना है, तो आपको मैप इंटरफेस की तरफ जाना था। ये तो बहुत पहले ही स्टार्टिंग में क्लियर हो गया था। अब आप जब मैप की तरफ आओगे, तो आपको हैश मैप या तो मैप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या तो आप हैश मैप का बनाओ। मतलब मैप इंटरफेस का तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट बनाओगे नहीं, आप बेसिकली उसके किसी जो भी क्लास होगी जो उस मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होगी उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो या तो आप हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाओगे, या तो आप लिंक्ड हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाओगे। इस क्लासेस के बारे में हम और डीप समझेंगे कि कब हैश मैप की तरफ जाना चाहिए, कब लिंक्ड हैश मैप की तरफ जाना चाहिए। बट ऑन द टॉप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस रिक्वायरमेंट के लिए आपको मैप इंटरफेस की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो बेसिकली आपको अगर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ की वैल्यू स्टोर करानी है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ मैप इंटरफेस साइड, राइट। अब मान लेते हैं जो भी आपका मैप इंटरफेस में जो भी आप की वैल्यू स्टोर कराते हो, इसमें ये होता है कि जो की आप स्टोर कराते हो वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है बट की डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये आपका क्या है, मैप इंटरफेस के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस है। नाउ अब आपको कब सॉर्टेड मैप की तरफ जाना चाहिए, तो देखिए जो भी आप की वैल्यू स्टोर करा रहे हो मैप इंटरफेस में, उसमें अगर आप चाहते हो कि जब भी मैं डेटा को इंसर्ट करूं, राइट, तो की के बेसिस पे कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बेसिस पे आपका डेटा इंसर्ट हो, तो उस केस में आप बेसिकली सॉर्टेड मैप वाले इंटरफेस की तरफ जा सकते हो। कहने का मतलब जो भी सॉर्टेड मैप का जो भी इंप्लीमेंट कर रही होगी क्लास, उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है। इसको हर एक क्लास में क्या मेथड है, कब किस क्लास की तरफ जाना चाहिए, और हम डीप लेवल पे समझेंगे अपने फर्दर वाले वीडियोस में, जब हम बेसिकली एक डेडिकेटेड वीडियो किसी एक इंटरफेस को दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल लिस्ट इंटरफेस के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम काफी डीप लेवल पे समझेंगे हर एक क्लासेस के इंप्लीमेंटेशन को और कब हमें कौन सा यूज करना चाहिए। बट ऑन द टॉप आपको क्लियर हो गया होगा कि कब किधर जाना चाहिए। ठीक है। एक बार हम थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं। सो इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल वैल्यू, देन वी शुड गो फॉर अ कलेक्शन इंटरफेस। ये तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर पहले ही बता दिया। Second, if we want to represent a group of object as a key value, then we should go for a map interface. I think clear है, right? Next पे चलते हैं। So if we want to represent a group of individual object as a single entity where duplicates are allowed and insertion order must be preserved, then we should go for list interface, right? तो बेसिकली अगर आप डुप्लीकेट आप अलाउ करते हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डुप्लीकेट अलाउड है और आप जो भी ऑर्डर है इंसर्शन ऑर्डर वो भी आप प्रिजर्व रखना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर अ लिस्ट इंटरफेस, राइट। अगर आप चाहते हो कि इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी वेयर डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड and insertion order is not preserved, then we should go for a set interface. ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, जो कि काइंड ऑफ क्या है, आपका सेट इंटरफेस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, राइट।
तो यूनिक ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम सॉर्टिंग ऑर्डर, देन वी शुड गो फॉर अ सॉर्टेड सेट इंटरफेस. If we want to represent a group of individual object prior to processing, then we should go for a queue interface, which is nothing but FIFO order, right? First in, first out order. बाकी के बचे हुए 2 पॉइंट्स देख लेते हैं. तो if we want to represent a group of object as a key value pair, then we should go for a map interface where duplicates keys are not allowed, but values can be duplicate. Now, if we want to represent a group of object as a key value pair according to some sorting order of keys, then we should go for a sorted map interface. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ मेथड प्रेजेंट इन द कलेक्शन इंटरफेस. तो जैसे मैंने बताया था ना, ये जो कलेक्शन आपका इंटरफेस है, इसके अंदर कुछ कॉमन सेट ऑफ मेथड्स को डिफाइन किया गया है. ताकि ये इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि जो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे, राइट, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा. तो बेसिकली होगा क्या कि अगर मैं एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो मुझे एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए मेथड का नेम सेम होगा. सिमिलरली प्रायोरिटी क्यू में भी इससे अगर एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए भी मेथड सेम होगा, हैश सेट में भी सेम होगा. तो मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो गई. मतलब मुझे मल्टीपल फंक्शंस को याद नहीं करना है, मुझे पता है इन सारी क्लासेस में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए एक मेथड होगा. ठीक है, चलिए. तो जैसे बुलियन ऐड, आपका एक ऑब्जेक्ट को ऐड अगर करना है तो उसके लिए आप इस वाले मेथड को कॉल कर सकते हो. ये आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है. अगर आपको कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट को, अगर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना है तो ऐड ऑल कर सकते हो. अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो रिमूव वाला मेथड कॉल कर सकते हो. सिमिलरली अगर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव ऑल कॉल कर सकते हो, राइट. सिमिलरली आपका रिटेन ऑल है, अगर आप ये चाहते हो कि इस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे क्या हो, रिमूव हो जाएं, राइट. अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर मेथड को कर सकते हो. सिमिलरली अगर आप कंटेंट्स ये पता करना चाहते हो क्या ये ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शंस में प्रेजेंट है, तो आप कंटेंट्स मेथड को कॉल कर सकते हो. सिमिलरली आपका कंटेंट्स ऑल है. सिमिलरली इज एम्प्टी है. इज एम्प्टी आपका ये बताता है कि क्या आपका ये जो कलेक्शन है वो क्या एम्प्टी है, मतलब कोई एलिमेंट्स आपने उसमें स्टोर नहीं कराया है, कोई डेटा आपने स्टोर नहीं कराया है. साइज आपका बेसिकली साइज बताता है कितने आपने एलिमेंट्स को ऐड कराया है. ठीक है, अगर आपको एरे में कन्वर्ट करना है तो टू एरे आपका एक मेथड है जो कि आपका डिफाइन है कलेक्शन इंटरफेस में. सिमिलरली जो आपका एक इटरेटर आपका मेथड डिफाइन है कलेक्शन इंटरफेस में, जो कि इसके ऊपर वाले इटरेबल वाले इंटरफेस से आ रहा है. ये बेसिकली किस लिए यूज होता है, ताकि आप जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर यूज करो उसको आप इटरेट कर पाओ, उसके ऊपर बेसिकली 1 बाई 1 करके क्या कर पाओ, रीड कर पाओ, स्कैन कर पाओ. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को लाइक भी कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को आप शेयर करो ताकि जिसको ज़रूरत है वहाँ तक भी मेरा ये वीडियो पहुँच पाए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.